अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसे डिस्कस कर रहे थे, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 जो है आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, देखते हैं बेटा। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्लीवेज और ह्यूमन पेरेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। क्लीवेज या विदलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखो बेटा, निषेचन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्या बताया था कि मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। बेटा, फर्टिलाइजेशन जो है बेसिकली एम्पुला रीजन के अंदर या एम्पुला स्टेमस के जंक्शन पर होता है। उसके बाद वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर वह जो जाइगोट जो बनता है, यह जाइगोट फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही यूट्रस की तरफ बढ़ता है। और जब इस यूट्रस की तरफ जब वह बढ़ता है तो इस जाइगोट के अंदर कई बार कर्मिक रूप से विभाजन होते हैं, जिन्हें ही हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? विदलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विदलन कहते हैं। देखिएगा बेटा, विदलन बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लीवेज या विदलन को डिस्कस करेंगे। क्लीवेज या विदलन, क्लीवेज या विदलन। देखते हैं क्या कहा हमने कि जब निषेचन की क्रिया एम्पुला क्षेत्र में संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और यह युग्मनज एम्पुला से यूट्रस या गर्भाशय की तरफ मूव करता है। इस दौरान उसमें कर्मिक रूप से विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से विदलन कहा जाता है। लिखिएगा बेटा इंग्लिश मीडियम, पहले हिंदी मीडियम लिख लेते हैं कि निषेचन की क्रिया फेलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र में संपन्न होती है। कि एम्पुला क्षेत्र में संपन्न होती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अब यह युग्मनज इस एम्पुला क्षेत्र से गर्भाशय की तरफ गति करता है, और अब यह युग्मनज एम्पुला क्षेत्र से गर्भाशय की ओर गति करता है। इस दौरान उसके अंदर कई सारे कर्मिक समसूत्री विभाजन होते हैं, और इस दौरान उसमें कई सारे क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं।
विभाजन होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से विदलन कहा जाता है। ठीक है बेटा, यह है विदलन की डेफिनेशन कि निषेचन की क्रिया जो है वह एम्पुला क्षेत्र में संपन्न होती है और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह युग्मनज क्या करेगा, एम्पुला क्षेत्र से गर्भाशय क्षेत्र की तरफ गति करेगा। तो इस दौरान, इस मूवमेंट के दौरान, इस गति के दौरान उसके अंदर कर्मिक रूप से समसूत्री विभाजन होते हैं और इन्हीं विभाजनों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विदलन। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote is formed, the zygote is formed in ampulla region of fallopian tube, in ampulla region of fallopian tube. After that the zygote move towards uterus, during which multiple mitosis division या mitotic division occurs in zygote, which are collectively called as क्लीवेज। उसे हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा, इसको हम लोग स्लाइड से पढ़ लेते हैं। क्या हुआ बेटा, क्लीवेज क्या है बेटा, क्लीवेज क्या है कि इट इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट दैट टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यह निषेचन के ठीक बाद होने वाले युग्मनज के तीव्र समसूत्री विभाजनों की एक श्रृंखला है। ठीक है, ये बेटा क्या है, जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट है, या जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज हिंदी के अंदर। और युग्मनज के बाद इसके अंदर क्या होता है बेटा, कई सारे विदलन होते हैं, क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें, क्लीवेज का मतलब है मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा सिंपल सा कि मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है बेटा, कोशिकाओं का समूह बनता है जिन्हें हम अलग अलग समय पर अलग अलग नाम देंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है विदलन की परिभाषा हम लोगों ने समझी, बेसिक बिल्कुल सिंपल सी, कि एम्पुला क्षेत्र के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, निषेचन हुआ। और इस निषेचन के बाद युग्मनज बना, क्या बना, जाइगोट बना। तो अब यह एम्पुला क्षेत्र से यह जो युग्मनज है, यह जो जाइगोट है, वह गर्भाशय क्षेत्र की तरफ गति करता है और इस गति के दौरान उसके अंदर कर्मिक रूप से समसूत्री विभाजन होता है। और इन्हीं विभाजनों को हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं विभाजनों को हम लोग सामूहिक रूप से विदलन की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। अब देखना बेटा, अब जब विदलन होता है तो पहले समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है, उसके बाद और समसूत्री विभाजन होता है 4 कोशिकाएं बनती है, और समसूत्री विभाजन होता है 8 कोशिकाएं बनती है, और समसूत्री विभाजन होता है 16 कोशिकाएं बनती है, फिर 32 कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये जो है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर्स जो है, कोरक खंड जो है, हम लोग इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोरक खंड कहते हैं। क्लियर है कि विदलन
जब होता है तो जायगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं और इस समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है। इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहा जाता है। देखिएगा बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि इस जगह पर एम्पुला, ये कौन सा रीजन है, इनफंडिबुलम रीजन है, ये एम्पुला और ये इस्थेमस। ठीक है, ये तो क्या हो गया बेटा आपके इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। ये क्या हो गया बेटा एम्पुला रीजन, और ये छोटा सा पोर्शन यहां वाला या यहां वाला कह दो, इसको बोलते हैं बेटा, जस्ट एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसको बोलते हैं बेटा इस्थेमस। देखो बेटा यहां पर ये बना जायगोट, यहां पर क्या बना जायगोट या युग्मन बना। अब ये जायगोट क्या हुआ, इस्थेमस से होते हुए कहां जा रहा है, यूट्रस या गर्भाशय के अंदर जा रहा है। जायगोट बना था एम्पुला क्षेत्र के अंदर, अब ये एम्पुला से कहां मूव कर रहा है बेटा, यूट्रस के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके दौरान इसमें क्या होता है, इस जायगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं, क्रमिक रूप से समसूत्री विभाजन होते हैं। इन्हीं विभाजनों को हम लोग विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं विभाजनों को विदलन कहते हैं। और इस विदलन के परिणाम स्वरूप पहले 2 कोशिकाएं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32 ऐसी कोशिकाएं बनती है। इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोरक खंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरक खंड। ये आपके क्या है बेटा, ये है यूट्रस। ठीक है बेटा, आया चीज समझ में, क्या होता है बेसिकली, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि एम्पुला क्षेत्र के अंदर जायगोट बना निषेचन के कारण। अब ये जायगोट क्या होता है, फैलोपियन नलिका से होते हुए कहाँ जाएगा, ये फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय के अंदर जाएगा। तो इस मूवमेंट के दौरान उसके अंदर विभाजन होते हैं। इन्हीं विभाजनों को हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द जायगोट मूव्स थ्रू इस्थेमस ऑफ ओविडक्ट टुवर्ड द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। इस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज अंडवाहिनी के इस्थेमस के माध्यम से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और इस दौरान उसमें 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं। क्लियर है कहानी यहां पर। अब देखना बेटा, अब क्या होगा, मैंने कहा कि जायगोट के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ। तो जायगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो पहले 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर 4 बनेगी, फिर 8 बनेगी, फिर 16 बनेगी। तो जब ऐसा अवस्था जब आएगी, जब 8 से 16 कोशिकीय अवस्था आएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोरुला स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोरुला स्टेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जायगोट के अंदर जब विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो पहले 2 कोशिकाएं बनी, उसके बाद 4 कोशिकाएं बनी, उसके बाद 8 कोशिकाएं बनी, और उसके बाद क्या होती है, 16 ब्लास्टोमियर का जो है समूह प्राप्त होता है। उसे हम लोग मोरुला स्टेज का नाम देते हैं। कि दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला स्टेज, कि द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स आर कॉल्ड एज मोरुला। ठीक है, कि इससे मोरुला अवस्था का निर्माण होता है। 8 से 16 कोरक, ब्लास्टोमियर को हिंदी में बोलते हैं बेटा कोरक खंड। क्या बोलते हैं बेटा, 8 से 16 कोशिकीय अवस्थाओं, 8 से 16 कोरक खंडों युक्त जो कोशिकाओं का समूह है, उसे हम लोग मोरुला कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोरुला कहते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक। अब देखो क्या होगा, इस मोरुला के अंदर और विभाजन होता है। इस मोरुला के अंदर क्या होगा बेटा, ये कौन सी अवस्था है बेटा, ये अवस्था है बेटा मोरुला अवस्था। इस मोरुला के अंदर और माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पर डिवीजन हो रहा है, कोशिकाओं का नंबर बढ़ रहा है, कोशिकाओं का केवल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो शेप है, सॉरी जो साइज है, वह जो है वह उसी के अंदर हो रहा है। साइज में बाहर की जो पेरीफेरी, उसके साइज में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो माइटोसिस डिवीजन होता है। इसके बाद जो है, जो अवस्था आती है, उसको बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं। कि मोरुला के अंदर आगे और विभाजन से किसका निर्माण होता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। और ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर। यहां पर भी ब्लास्टोमियर कहते थे, यहां पर भी उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लास्टोमियर्स करेंगे, कहेंगे। ठीक है बेटा, क्या कहा बेटा कि मोरुला
continues to divides and transformed into blastocyst as it move further into uterus। जैसे जैसे वह यूट्रस की तरफ बढ़ता है इस मोरुला के अंदर और विभाजन होते हैं और उसके बाद मोरुला अवस्था जो है वह ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? देखो बेटा क्या हुआ नेक्स्ट कि द ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमियर्स, हमने कहा ना ये जो कोशिकाएं जो है उन्हें हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये क्या है बेटा? यह है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हुआ बेटा? इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह है वह दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया। इसकी जो बाहर वाली ये लेयर जो जिसे ये वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है, इस बाहर वाली लेयर को बेटा बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट, पोष कोरक, ट्रोफोब्लास्ट, या इसे हम लोग बोलते हैं बेटा पोष कोरक। क्या बोलेंगे? पोष कोरक। ठीक है, बाहर वाली कोशिकाओं को जो एक पेरिफेरी का निर्माण करती है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक। जबकि जो अंदर जो एक कोशिकाओं का समूह बनता है इसको बोलते हैं बेटा इनर सेल मास। क्या बोलते हैं बेटा? इनर सेल मास, आंतरिक कोशिका समूह या अंतः कोशिका समूह, जो भी लिखना चाहो, आंतरिक कोशिका समूह इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आंतरिक कोशिका समूह। सिंपल सा है कि ब्लास्टोमियर्स जो है इसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है वह दो समूह के अंदर व्यवस्थित हो जाती है। एक तो बनाएगी पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट पेरिफेरी की तरफ, और अंदर की तरफ जो है इनर सेल मास जो है वह बनता है। यही कहा है बेटा द ब्लास्टोमियर्स in the blastocyst are arranged into outer layer called trophoblast and an inner group of cell attached to the trophoblast called as inner cell mass। देखो बेटा यहां तक वापस एक बार थोड़ा देखते हैं क्या हुआ बेटा कि मेल गैमिट जो था, थोड़ा सा देखना बेटा, मेल गैमिट स्पर्म जो था वह किसके साथ फ्यूज हुआ बेटा? वह फ्यूज हुआ आपके फीमेल गैमिट एग के साथ। क्या हुआ? फ्यूज हुआ। इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। और क्या बनता है बेटा? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट बेटा एक यूनिसेलुलर अवस्था होती है। कैसी होती है बेटा? एक कोशिकीय अवस्था होती है। जायगोट का निर्माण कहाँ होता है बेटा? इसका जो निर्माण होता है बेटा एम्पुला रीजन के अंदर होता है। कहाँ होता है बेटा? एम्पुला रीजन के अंदर, या हम कह सकते हैं कि एम्पुला इस्तेमस रीजन पर होता है। ठीक है, जंक्शन पर होता है, या हम ये भी कह सकते हैं बेटा एम्पुला इस्तेमस जंक्शन। ठीक है, इस जगह पर जायगोट का निर्माण होता है। अब ये जायगोट जो है वह इस्तेमस से होते हुए किसकी तरफ मूव करता है बेटा? यह जायगोट जो है इस्तेमस से होते हुए यूट्रस की तरफ आता है। कहाँ आता है बेटा? यूट्रस की तरफ। बीच में यहां पर क्या आएगा बेटा? इस्तेमस आएगा। तो इस मूवमेंट के दौरान इसके अंदर मल्टीपल साइक्लिक माइटोटिक डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें ही हम लोग बोलते हैं बेटा क्लीवेज। क्या बोलते हैं बेटा? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, क्लीवेज कहते हैं। अब इस दौरान क्या होता है बेटा? कई सारी कोशिकाओं बनती है। पहले 2 कोशिकाएं बनती है, फिर 4 बनती है, फिर 8 बनती है, 16 बनती है। तो यहां पर पॉइंट क्या है बेटा? 8 से 16 जो सेल्स होती है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बेटा मोरुला स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? मोरुला स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? मोरुला स्टेज जो है वह हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत? मोरुला स्टेज बोलते हैं। अब देखना बेटा, मोरुला जो होती है यह मोरुला बाद में कन्वर्ट हो जाती है बेटा ब्लास्टोसिस्ट में। मोरुला जो है किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? मोरुला जो स्टेज है, यह मोरुला स्टेज जो है वह कन्वर्ट हो जाती है आपके ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 जो कोशिकाएं जो होती है ना ब्लास्टोसिस्ट, यह 2 ग्रुप के अंदर विभाजित हो जाती है, 2 के अंदर विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 कौन कौन सी बेटा? एक बाहर की तरफ तो होती है ट्रोफोब्लास्ट
क्या होती है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अंदर की तरफ जो है वह बन जाएगी बेटा इनर सेल मास। अभी तक हम लोगों ने सिंपल ये पढ़ा है, उसको हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या होगा बेटा, दो सेल्स बन गई। ट्रोफोब्लास्ट तो होती है बेटा आउटर, और इनर सेल मास जो होती है वह आपकी होती है इनर, ठीक है। अब आगे क्या होता है बेटा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती है वह यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर धंसने का काम करती है, और जो इनर सेल मास है, आंतरिक जो कोशिका समूह है, यह आंतरिक कोशिका समूह आगे डिफ्रेंशिएट होकर प्रॉपर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये क्या कह रहा हूं बेटा, ये मैं कह रहा हूं यूट्रस है। ये क्या है बेटा, यूट्रस है। और ये क्या है, ये है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा पोषकोरक। क्या बोलते हैं बेटा, पोषकोरक। यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं बेटा गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। आंतरिक कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह। अब क्या होता है बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट तो क्या करती है कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर से जुड़ जाती है। ट्रोफोब्लास्ट तो क्या करेगी, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, बाहर वाला तो क्या होता है बेटा पेरीमेट्रियम, मध्य वाला कौन सा होता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला कौन सा होता है एंडोमेट्रियम। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इट गेट अटैच टू दी एंडोमेट्रियम। क्या करेगा, गेट अटैच टू दी, अटैच टू दी, अटैच टू दी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा। जबकि जो इनर सेल मास है ये आगे चलकर क्या करेगा, डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म, डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म, टू फॉर्म प्रॉपर एम्ब्रियो। इससे आगे चलकर क्या बनेगा, प्रॉपर एम्ब्रियो का निर्माण होगा। क्लियर है कहानी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट टू एज एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपको जो स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, जो स्टेज है मोरुला के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट आई, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होती है ये भी ध्यान रखना कि कौन सी स्टेज जो है वह धंसने का काम करती है। उसका स्टेज का नाम है बेटा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाती है, उसके अंदर धस जाती है, और इनर सेल जो मास है, आंतरिक कोशिका जो समूह है, वह डिफ्रेंशिएटेड होकर क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन मतलब अंतररोपण। क्या बोलते हैं बेटा, अंतररोपण। आफ्टर अटैचमेंट, ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट, जब वह अटैचमेंट हो जाता है, ये क्या है बेटा, ये है ब्लास्टोसिस्ट। ये अवस्था कौन सी है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट है। ये देखो बेटा, आपको डायग्राम के अंदर बता रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वह यूट्रस के साथ में अटैच हो गया। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही यूट्रस के साथ में यह ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है तो यूट्रस की जो कोशिकाएं जो होती है वह विभाजित करती है, और विभाजन के द्वारा क्या करती है, इस पूरे के पूरे जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको कवर करती है। उसको क्या करेगी बेटा, यू कवर करेगी। इस प्रकार से क्या करेगी, ये कोशिकाएं विभाजित होती है और उसको यू कवर करने का काम करती है, कवर करती है। एज ए रिजल्ट दी ब्लास्टोसिस्ट, अगर ये विभाजित होकर उसको कवर करने की कोशिश करेगी तो बेटा ब्लास्टोसिस्ट जो है वह पूरा का पूरा यूट्रस की वॉल के अंदर धस जाएगा। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम अबंडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। यह पूरा का पूरा धस गया, इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, गर्भावस्था धारण हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम से बताया गया है बेटा कि आफ्टर अटैचमेंट जब ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाती है तो यूट्रस की कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेता है और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी जो है वह अवस्था आती है। क्लियर है बेटा? आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज इफेक्ट अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं बेटा, देखिएगा बेटा आपको और अच्छा आएगा। क्या हुआ कि सबसे पहले कि ये क्या है बेटा, ये है ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस जैसे ही यूट्रस के एंडोमेट्रियम के पास आया, इसको तो हम लोगों ने बोल दिया, सॉरी, इसको तो हम लोगों ने बोल दिया बेटा ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है। ये क्या है बेटा, इनर सेल मास है, इनर सेल मास है। अब जैसे ये अटैचमेंट हुआ, यूट्रस की कोशिकाओं में विभाजन होगा। किसमें, यूट्रस की कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन हुआ, या क्या हुआ, डिवीजन अकर्स इन, माइटोसिस ही होगा बेटा, सिंपल सी बात है, डिवीजन अकर्स इन यूट्रस सेल, यूट्रस सेल, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से वह यूट्रस जो है वह क्या करेगा, इस ब्लास्टोसिस को अपने अंदर ले लेगा और घेर देगा। क्या होगा, घेर लेगा। ठीक है, इसको जब घेर लेगा तो यह जो यूट्रस के अंदर पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस उसके एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है। इसे ही हम लोग इम्प्लांटेशन, अंतरोपण कहते हैं, जिससे प्रेगनेंसी जो है, गर्भावस्था जो है वह धारण होती है। अब देखते हैं बेटा कहीं गड़बड़ नहीं हो गया हो, क्योंकि लिखा कहीं और है और ये सॉरी बेटा, वापस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक पूरा चला गया होगा, पूरा का पूरा चला गया होगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग पहले सेव कर देते हैं, कैंसिल। देखते हैं, नहीं तो कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में बेटा पढ़ा होगा, आप लोग वीडियो से नोट्स बना लें। ठीक है, वीडियो के अंदर पढ़ाई होगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको तो मैं वापस लिख लेता हूँ, सिर्फ डेफिनेशन हम लोग वापस लिख सकते हैं। हालांकि वीडियो में है बेटा, वीडियो में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर नोट्स नहीं है, तो सर बेटा वो वीडियो के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वहाँ से नोट्स ले लेना। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लोग आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, अच्छा इसको रीड करना था बेटा, कि क्या होता है कि आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरियन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस, एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस बिकम अबंडेंट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। जुड़ने के बाद गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती है। परिणाम स्वरूप ब्लास्टोसिस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। इसे हम लोग आरोपण कहते हैं और इसके कारण गर्भावस्था जो है वह होती है। फिर देखो बेटा क्या होता है, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भावस्था और भ्रूणीय विकास। गर्भावस्था और भ्रूणीय विकास, बेटा देखो गर्भावस्था जब इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन के बाद जो अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं गर्भावस्था। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट मतलब किसका पार्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अंगुलीनुमा संरचनाएं बनती है, जिनके चारों तरफ जो है यूटेराइन जो टिश्यू है वह इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है देखना बेटा, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी डायग्राम है। बेसिकली द डायग्राम इज व्हाट, द डायग्राम इज यूट्रस वॉल। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये किसका है बेटा, यूट्रस वॉल का डायग्राम है, यूट्रस वॉल का, गर्भाशय की भित्ति का डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। देखना इसमें क्या होता है बेटा, ये जो गर्भाशय की भित्ति है ना, इस गर्भाशय की भित्ति के अंदर जो एंडोमेट्रियम क्षेत्र है उसको ध्यान रखना। ये पूरा जो बीच के अंदर है ये एंडोमेट्रियम है।
हमने बताया था कि जो ट्रोपोब्लास्ट है वह ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के अंदर धंसता है। तो ये जो है ये ट्रोपोब्लास्ट है, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ट्रोपोब्लास्ट के। क्या है बेटा? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं बेटा, बेसिकली इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये क्या है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे बेटा? कोरियोनिक विलाई जो है वह कहते हैं। क्या हुआ कि जब इंप्लांटेशन हो जाता है, आरोपण हो जाता है, अंतरोपण हो जाता है, तो उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट से कुछ अंगुली नुमा परवर्ध निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है परवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। इस कोरियोनिक विलाई, ये देखो देखा आप, ये जो कोरियोनिक विलाई देख रहे हो, इसके चारों तरफ आपको ये वाला, ये कुछ इस प्रकार से आपको बिल्कुल जो है एक एंडोमेट्रियम या यूट्रस का एक जो है पार्ट जो है यह दिख रहा है। इस कोरियोनिक विलाई को चारों तरफ से गर्भाशय के उत्तक और मां के रक्त से घिर जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट, ये डायग्राम जो है वो यही समझा रहा है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई which are surrounded by uterus wall and maternal blood। मतलब उस कोरियोनिक विलाई के चारों तरफ यूट्रस की वॉल और रक्त, मां का जो रक्त है वह इकट्ठा हो जाता है। आरोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो गर्भाशय के उत्तकों और मात्र रक्त, ये क्या है बेटा? मात्र रक्त से घिर जाते हैं। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बेटा क्या होता है, फिर क्या होता है? ये है कोरियोनिक विलाई। ये क्या है बेटा? आपके कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और ये क्या है? यूट्रस वॉल। बेटा कोरियोनिक विलाई और यूट्रस वॉल आपस में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के जुड़ने के परिणाम स्वरूप एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनती है। किसके बीच में? गर्भाशय के बीच में और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में, जिसे हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा की संज्ञा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, क्या हुआ बेटा कि कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई जो है ये तो किसका पार्ट है? ये पार्ट है बेटा आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो का। ये किसका पार्ट है बेटा? डेवलपिंग एम्ब्रियो का पार्ट है। ठीक है, और यूटेराइन वॉल किसका पार्ट है बेटा? मदर का पार्ट है। कोरियोनिक विलाई और यूटेरस की जो वॉल है, इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन होता है, एक संबंध बनता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बनती है। इसी संबंध को हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कह रहा है बेटा? देखना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। क्या हो रहा है कि द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसे हम लोग फीटस भी कहते हैं, एंड मैटरनल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। कि कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय के उत्तक एक दूसरे के साथ अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं, गुथ जाते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा गुथा हुआ दिख रहा है, और संयुक्त रूप से विकासशील भ्रूण और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर है ये बेटा? अच्छा, ये पीछे चला गया, ये आगे आ गया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए, बड़ा नहीं करना, ध्यान रखें। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of substance to and from the embryo। ये क्या हो गया बेटा? ये जो है यह है आपका यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू
और ये इसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो बेटा ये जो प्लेसेंटा है जिसे हम लोग अपरा कहते हैं, जो किससे बना, जो बना कोरियोनिक विलाई और टिश्यूज ऑफ यूट्रस वॉल, उन दोनों के मिलने से, इंटीग्रेटेड होने से बना। ये जो अपरा है वह अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ रहता है, किससे, डेवलपिंग एम्ब्रियो से। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड से के, या जिसको हम लोग गर्भनाल भी कहते हैं, इसके माध्यम से भ्रूण और मां के बीच में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्या कह रहा है कि द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एम्ब्रियो है, इससे अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसकी हेल्प से जुड़ा रहता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा, या जिसको हम लोग कहते हैं अपरा, क्या बोलते हैं बेटा, अपरा। अपरा एक गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनाल की माध्यम से भ्रूण से जुड़ा हुआ रहता है और भ्रूण तक और भ्रूण से पदार्थों के परिवहन में क्या करता है बेटा, मदद करता है। क्लियर है यहां तक कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लेसेंटा या अपरा के कार्य क्या है बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं अपरा के कार्य, अपरा के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है बेटा, देखना अपरा, वी कैन से दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अपरा है क्या, मां के उत्तक और डेवलपिंग होते एम्ब्रियो के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल टिश्यू। अगर डेफिनेशन देखें तो फॉर्म्ड बाय द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू। ठीक है, इट इज, अच्छा नेक्स्ट में लिख लेते हैं, लिख लो अपरा की डेफिनेशन। अगर और कुछ, प्लेसेंटा, it is structural and functional unit between developing embryo and uterine tissue, maternal developing embryo and maternal uterine, या डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर लिख लो यहां पे सिंपल, एंड मदर formed by कोरियोनिक विलाई, जो किसका पार्ट है बेटा, जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो का पार्ट, एंड यूट्रस वॉल, जो किसका पार्ट है बेटा, मदर का, मदर कह दो यहां पे, मैटरनल कह दो। ठीक है, ये एक प्लेसेंटा की डेफिनेशन हो सकती है। अब इस प्लेसेंटा के क्या क्या काम होते हैं बेटा, प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा के माध्यम से डेवलपिंग एम्ब्रियो को, विकासशील भ्रूण को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो पदार्थ है वह मिलते हैं, कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू दी एम्ब्रियो, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व का इनफ्लो होता है, मतलब इनफ्लो ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जबकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, यह डेवलपिंग एम्ब्रियो भी रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कई सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेंगे, तो उनको बाहर निकालना जरूरी है। तो वह भी बाहर, उनका जो थ्रो आउट होता है वह किसकी सहायता से होता है, वह होता है अपरा की सहायता से। आउटफ्लो जोन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। पहला काम समझ में आया, पहला काम क्या है बेटा,
कि डेवलपिंग भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अपरा की सहायता से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने कि डेवलपिंग एम्ब्रियो से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल का जो निष्कासन होता है वह भी किसकी सहायता से होता है? अपरा की सहायता से होता है। फिर देखो बेटा, फिर दूसरा काम देखते हैं। प्लेसेंटा जो होती है ना, अपरा जो होती है वह एक अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी काम करता है। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस मेनी हॉर्मोन्स। प्लेसेंटा की सहायता से कई प्रकार के हार्मोन जो है वह स्रावित होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके नाम क्या क्या है? पहला हार्मोन जो होता है उसका नाम होता है बेटा HCG। क्या नाम होता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या नाम है बेटा? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्लेसेंटा से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी किससे स्रावित होता है? आपके अपरा से। बेटा देखो, आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कई सारे प्रेगनेंसी किट आते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस प्रेगनेंसी किट है प्रेगा न्यूज़, जिसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो उसके अंदर यूरिन की ड्रॉप डालते हैं, कुछ कलर्स आते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए किसका टेस्ट किया जाता है बेटा? HCG का टेस्ट किया जाता है। वी कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ HCG इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। लिख लेना बेटा, प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन, लिख लेना बोली, प्रेजेंस ऑफ HCG HPL in urine is an indicator of प्रेगनेंसी। ये किसके हैं बेटा? प्रेगनेंसी के सूचक होते हैं, इनका टेस्ट किया जाता है। आगे बढ़े बेटा। प्रेगनेंसी के लेटर फेज के अंदर एक हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। जब प्रेगनेंसी के बिल्कुल अंत के अंदर, गर्भावस्था के अंत में एक हार्मोन सीक्रेट होता है ओवेरी के द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिलैक्सिन कहते हैं। ठीक है। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary. अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इसमें ये प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, यह बिना प्रेगनेंसी के भी मादा के अंदर होते हैं। लेकिन HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है। कौन से? एक तो है बेटा HCG, ध्यान रखिएगा, HCG, एक है बेटा HPL, एक है रिलैक्सिन। यह केवल और केवल प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ही सीक्रेट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस ओनली इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन केवल प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ही स्रावित होते हैं। यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, यह सामान्य अवस्था के दौरान भी मादा के अंदर स्रावित होते हैं। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, कि इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय इन सभी हार्मोन के साथ साथ, जैसे हमने कहा HCG, जैसे कहा HPL, जैसे कहा कौन कौन से लिखे बेटा प्रेगनेंसी के दौरान? एक तो लिखा हमने HCG, एक लिखा हमने HPL, ठीक है, उसके बाद लिखा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, उसके बाद लिखा आपने प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद हमने लिखा सबसे लास्ट के अंदर रिलैक्सिन। इन सब के अलावा और भी कई हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनका स्तर जो होता है वह बढ़ जाता है। तो आपके माइंड के अंदर आएगा कि सर उन हार्मोन का क्या काम है?
कि भाई ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसके अंदर ये वाला और ये वाला केवल किस में होगा बेटा? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होगा। तो इसके अलावा और भी कई सारे हार्मोन हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर गर्भावस्था के दौरान स्रावित होते हैं। तो ये हार्मोन करते क्या है? ये हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, देखिएगा बेटा। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, वो तो लिख लिया, प्रोजेस्टेरोन लिख दिया, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। मां के रक्त के अंदर इन हार्मोन का जो स्तर है वह बढ़ जाता है। द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये किसको सपोर्ट करते हैं? एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मां के जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। एंड आल्सो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन में वृद्धि, भ्रूण के विकास, माता में चयापचय, उपापचय संबंधी, उपापचय लिख लो, उपापचय संबंधी परिवर्तनों का संबंध, उपापचय लिख लो यहां पर, और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत अच्छे तरीके के नोट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन गेस्टेशन एंड बर्थ, मानव गर्भावधि और जन्म की वास्तुकला। हेडिंग के ऊपर, मतलब हेडिंग तो बेसिकली है आपका जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन है। हेडिंग तो बेसिकली ये है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो सर कि हेडिंग क्या है, ये बेसिकली हेडिंग है बेटा आपके जेस्टेशन या गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, गर्भावस्था या गर्भावधि और जन्म, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? प्रसव। ये जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ और अवस्थाएं आती है, हम लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने कहा कि निषेचन हुआ, और उस निषेचन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद आई मोरुला अवस्था, मोरुला के बाद आई ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, और ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण को हम लोग ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है तो ब्लास्टोसिस्ट आगे चलकर एक और अवस्था में परिवर्तित हो जाती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुला अवस्था। इसमें क्या होता है बेटा? इसके अंदर गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर 2 परतों का निर्माण होता है। बेसिकली 3 परतें बनती है बेटा, 3 परतें बनती है। ठीक है, हालांकि शुरुआत के अंदर तो 2 परतें बनेगी, लेकिन कुछ समय बाद 3 परतें बनेगी। ये थी ब्लास्टुला अवस्था। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ठीक है, ये थी आपके, पेन चेंज कर लेता हूं बेटा, ये थी ब्लास्टोसिस्ट, जिसके अंदर हमने कहा था ये है आपके ट्रोफोब्लास्ट, पोस्कोरक, और ये क्या है बेटा? इनर सेल मास, इनर सेल मास, आंतरिक कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह। ठीक है बेटा, अब बेसिकली क्या होता है? अब इसके अंदर और आगे चलकर डिफरेंशिएशन होता है। इस डिफरेंशिएशन से एक तो बनती है बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ बनती है एंडोडर्म, और कुछ समय बाद एक और परत बनती है मेसोडर्म। इसके बाद जो अवस्था आती है इसको बोलते हैं बेटा गैस्ट्रुला अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रुला स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक पॉइंट लिखवाता हूं। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है कि ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय गैस्ट्रुलेशन। इट इज द प्रोसेस विच occur just after the implantation in which the inner cell mass or embryo
differentiated into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. After some time, a middle layer mesoderm is also formed. कि ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्टुलेशन होता है। यह वह प्रक्रिया है जो आरोपण के ठीक बाद होती है, जिसमें आंतरिक कोशिका समूह द्रव्यमान जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास से इन्हीं लेयर्स का निर्माण होता है। बाहर की तरफ की परत को एक्टोडर्म, अंदर वाली परत को एंडोडर्म, और उसके बाद में एक मध्य के अंदर एक परत बनती है जिसे मेसोडर्म कहते हैं। बेटा देखना क्या बना बेटा कि गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान गैस्ट्रुला के दौरान क्या बनी, 3 स्तर 3 जम्स लेयर बनती है, 3 जम लेयर बनती है, 3 जम लेयर्स बनी। क्या बनी, एक तो बनी बेटा एक्टोडर्म सॉरी, बीच के अंदर बनी मेसोडर्म, हालांकि ये बाद में बनती है, और सबसे अंदर की तरफ बन गई आपके एंडोडर्म। ये 3 जम लेयर बनती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 जम लेयर बनती है उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बनते हैं, बोलते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी। मतलब मनुष्य जो है वह एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखना बेटा, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं, इन्हीं सभी संरचनाओं का निर्माण इन जर्म्स लेयर से होता है। क्या ये तीनों मिलकर क्या करती है, कुछ ऑर्गन्स एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो है वह एंडोडर्म से बनते हैं। जैसा कि आप सब बताइए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, टेस्टिस और ओवेरी का निर्माण किससे होता है? और तो अभी नहीं पूछूंगा मैं आपको, इसी चैप्टर से संबंधित है। बताइए बेटा कि टेस्टिस और ओवेरी का ओरिजिन किससे होता है? सोचिए बेटा, बताइए, एक्टोडर्म से होता है या मेसोडर्म से होता है या एंडोडर्म से होता है? वेरी गुड, किससे होता है बेटा? मेसोडर्म से होता है। ठीक है, मतलब ये तीनों मिलकर दे विल फॉर्म all the structures in human body। मनुष्य के शरीर में जितनी भी संरचनाएं होती है वह इन्हीं 3 जन्म स्तर से, जन्म लेयर को बोलते हैं बेटा जन्म स्तर। क्या बोलते हैं? जनन स्तर से होती है। कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से होते हैं। कुछ ऑर्गन बेटा, कुछ सिस्टम या ऑर्गन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा परतें भी काम में आती है। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान कुछ को जिन्हें स्टेम, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इनर सेल मास कंटेन सम स्पेसिफिक सेल्स विच आर कॉल्ड एज स्टेम सेल, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। which have the potential to give rise to all the tissues and organ। आंतरिक कोशिका समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, और स्टेम सेल्स क्या करती है? सभी ऊतकों और अंगों को जन्म देने की क्षमता रखती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखना बेटा, द ह्यूमन प्रेगनेंसी, मनुष्य की जो गर्भावस्था होती है उसे हम लोग 9 महीने की होती है, विच इज कॉल्ड एज गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड होते हैं। मानव की गर्भावस्था 9 महीने तक चलती है, जिसे गर्भकाल कहते हैं। द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, पूछा हुआ है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिस्निंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। याद करो बेटा इसको, कि मानव के अंदर जो गर्भावस्था के दौरान, गर्भकाल के दौरान, गर्भा अवधि के दौरान बढ़ते हुए या विकसित हो रहे भ्रूण का जो पहला संकेत है वह हम लोग स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लोग क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट की ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर पता किया जा सकता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बढ़ते भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप के माध्यम से हृदय की ध्वनि को ध्यान से सुनकर देखा जा सकता है। इसे ही बोलते हैं बेटा, जो डॉक्टर लोग कान के अंदर लगा के रखते हैं ना, ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं बेटा स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। किसको यूज लेते हैं? हार्ट के साउंड को सुना जाता है फॉर
हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, ठीक है, हार्ट के साउंड को, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, यह जेस्टेशन पीरियड है, 9 महीने का होता है बेटा। जेस्टेशन पीरियड जो है वह 9 महीने का होता है। हर एक 3 महीने को हम लोग एक ट्राइमेस्टर कहते हैं। 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर माना जाता है बेटा। 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर जो है वह माना जाता है। तो उसके दौरान क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या क्या होता है, देखो बेटा, 3 ट्राइमेस्टर, मतलब एक ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीना। एक ट्राइमेस्टर मतलब टोटल ट्राइमेस्टर कितने हो गए, 3 ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, पहली ट्राइमेस्टर के अंदर जो है 3, यहाँ पे ये हटा दो बेटा, ये यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है, ठीक है ना, पहले ट्राइमेस्टर के दौरान क्या आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले महीने से लेकर तीसरे महीने या फर्स्ट 13 वीक के दौरान क्या होता है, 1 महीने के दौरान सबसे पहला जो है वह हर्ट बनता है। क्या बनता है बेटा, हर्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हर्ट बनेगा, उसके बाद लिम्स एंड दूसरे महीने में लिम्स और डिजिट जो है अंगुलियां और अंग जो है पांव वगैरह, इनका निर्माण होता है। और लगभग 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड के अंदर कुछ बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वह अपीयर हो जाते हैं। क्या अपीयर हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सभी जो है मतलब हार्ट का फॉर्मेशन, लिम्स का फॉर्मेशन, डिजिट्स का फॉर्मेशन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होता है। यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन आता है। इस चार्ट को इजी वे में मत लेना, इतना खतरनाक टफ क्वेश्चन आता है, मतलब बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, पहले महीने के दौरान तो हार्ट बना, दूसरे महीने के दौरान क्या बनी, डिजिट्स बनी, लिम्स बनी, और उसके बाद 12 वीक्स के बाद क्या बन जाते हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वह दिखाई देते हैं। उसके बाद चलते हैं चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। चौथे महीने से छठे महीने या 14 वीक से 26 वीक के दौरान क्या होता है कि भ्रूण की पहली गति दिखाई देती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग 4th मंथ, ड्यूरिंग 14th वीक। ध्यान रखना क्या होता है, भ्रूण की पहला मूवमेंट जो है वह हमें दिखाई देता है। उसके बाद 5वें महीने के दौरान उसके ऊपर, सिर के ऊपर जो है, हेड के ऊपर जो है वो बाल उगना शुरू हो जाते हैं 5वें महीने के एंड तक। और लगभग लास्ट में 24 वीक जब आता है तो पूरी बॉडी जो होती है वह बालों से ढक जाती है। आई लीड्स सेपरेट आउट हो जाती है। ये जो आई लीड्स है ना, ये सेपरेट आउट हो जाता है, आई लीड्स, ठीक है। आई लेसेस आर फॉर्म्ड, आई लेसेस भी बनती है। आई लीड्स जो है मतलब आई लीड्स सेपरेट हो जाएगी, आई लीड्स सेपरेट हो जाएगी और आई लेसेस जो है वह बन जाते हैं। फिर देखो बेटा क्या होता है, फिर चलते हैं बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। मतलब कौन सा महीना हो गया, मतलब कह सकते हैं 7वें से महीने से लेकर 8वां 9वां, 7वां 8वां 9वां, मतलब 7 से 9 महीने के दौरान, इसको 7 through 9 मंथ लिख लो। थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, 7 से 9 मंथ चलता है। फिटस जो है पूर्ण रूप से जो है वह डेवलप्ड हो जाता है। कुछ नोट है, कुछ कुत्ते का, डॉग का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वह 58 से 68 दिनों का होता है। हाथी का 18 से 22 मंथ का होता है। बिल्ली का आपके 65 दिनों का ही होता है, ठीक है। फिर देखते हैं बेटा प्रसव क्रिया। फिर बात आती है प्रसव क्रिया की। पार्चुरेशन एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, प्रसव क्रिया। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे प्रसव क्रिया को। प्रसव क्रिया के दौरान क्या क्या होता है देखना बेटा। प्रसव क्रिया बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है। हालांकि आजकल डॉक्टर लोगों ने नेचुरल की जगह पर इसको अपना, मतलब कई होते हैं समाज के अंदर कलंक, प्रसव क्रिया नॉर्मल हो रही है फिर भी वो ऑपरेट करते, नहीं करना चाहिए वैसे तो। बेसिकली प्रसव क्रिया है क्या बेटा, देखना मुझे बताओ कि हम लोगों ने जब यूट्रस वॉल पढ़ी थी, यूट्रस वॉल को पढ़ते वक्त एक पॉइंट बताया था कि यूट्रस वॉल ट्रिपल लेयर्ड होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। उसके
अंदर हमने एक परत बताई थी, एक लेयर बताई थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। पार्चुरेशन के दौरान कौन सी परत होती है बताइए? पेरीमेट्रियम होती है या मायोमेट्रियम होती है या बेटा एंडोमेट्रियम होती है? कौन सी परत होती है? मायोमेट्रियम। कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। तो बेटा देखना, जब प्रेगनेंसी के एंड में लगभग 90 महीने के एंड में क्या होता है, उस मायोमेट्रियम परत के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो बेबी है वह बर्थ कैनाल की हेल्प से बाहर की तरफ आ जाता है। यही क्रिया जो है वह प्रसव कहलाती है। देखिएगा, रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस किसमें होता है? यूट्रस की मायोमेट्रियम में होता है। ये भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यूट्रस की मायोमेट्रियम के अंदर होता है। विच कॉजेज एक्सप्लोजन और डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। कि गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय का जोरदार, गर्भाशय के किस स्तर का? गर्भाशय के मायोमेट्रियम स्तर का, मध्य मायोमेट्रियम स्तर का, मायोमेट्रियम स्तर में क्या होता है? तेजी से संकुचन होते हैं, जिसके कारण भ्रूण का निष्कासन होता है। और भ्रूण के प्रसव की इस प्रक्रिया को क्या कहता है? भ्रूण के निष्कासन की इस प्रक्रिया को, भ्रूण के निष्कासन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रसव कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म। एंडोक्राइन, यह एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। यह चीज ध्यान रखना, प्रसव एक न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के दौरान मस्तिष्क और ग्रंथियां मिलकर काम करती है। द सिग्नल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पूछता है कि पार्चुरेशन के सिग्नल जो है वह कौन, किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा के द्वारा प्रसव के जो है सिग्नल बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन्हीं सिग्नल्स को हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। क्या कह रहा है? द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्सेस, इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। प्रसव के संकेत पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण और अपरा से उत्पन्न होते हैं। प्रसव के संकेत या प्रसव के सिग्नल्स कौन बनाता है बेटा? कौन विकसित करता है? पूर्ण रूप से जो विकसित भ्रूण है वह और अपरा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय के अंदर शुरुआत के अंदर हल्के हल्के संकुचन पैदा होते हैं, जिसे हम लोग भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। क्या है देखना बेटा, क्या हुआ बेटा कि फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो प्लस प्लेसेंटा, इन दोनों से जो है सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, जिसकी वजह से स्लो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन मायोमेट्रियम में लिख लेता हूं मैं यहां पर, मायोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस वॉल, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, अब क्या होता है? सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट
उसके बाद अच्छा कुछ रहा तो नहीं है पॉइंट, ठीक है। भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त कहते हैं। अब क्या होगा उसके बाद, ये तो बेटा फिटलाइजेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर द, अच्छा पहले ये पॉइंट है, पहले ये पॉइंट देखना बेटा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। Fetal ejection reflexes trigger the release of oxytocin from the mother's pituitary gland. Fetal ejection जो reflexes है, ये क्या करेंगे, यह माँ के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्त्रवण को प्रेरित करते हैं। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस हुआ और इसने क्या किया, माँ के पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है कि भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त मां की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर करता है। रिहाई का मतलब स्त्रवण लिख लेना, ठीक है, स्त्रवण को ट्रिगर करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यह ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूटेराइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यह ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यह ऑक्सीटोसिन इस यूटेराइन की जो वॉल है, उसकी मसल्स है, उसके ऊपर काम करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा होंगे, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ध्यान से देखना बेटा, क्या हुआ बेटा, देखना, फीटल इजेक्शन जो रिफ्लेक्सेस थे, ये क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करवाते हैं। ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कहां से करवाते हैं, ये करवाते हैं बेटा फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ मदर। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस वॉल, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का स्तर जो होता है और बढ़ जाता है, विच increases the secretion of ऑक्सीटोसिन का जो है स्त्रवण और बढ़ जाता है। अब जब ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण बढ़ गया, इसको फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ ऐसे पढ़ना है। द stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in stronger and stronger contraction. बेटा यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण जो है दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसकी वजह से बार बार रुक के यूट्रस की मायोमेट्रियम के अंदर बहुत तेजी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन दी बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। गर्भाशय के संकुचन और ऑक्सीटोसिन स्त्रवण के बीच उत्तेजक प्रतिवर्त जारी रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप संकुचन और मजबूत हो जाता है, मजबूत होता है, जो जनन नालिका के माध्यम से गर्भाशय से बच्चे के निष्कासन को ले जाता है। यहाँ पे बेटा बर्थ कैनाल लिखा है। बर्थ कैनाल किसके बीच में बनती है बेटा, बर्थ कैनाल जो होती है सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलकर जो है वह बर्थ कैनाल बनाती है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद शिशु के जन्म के तुरंत बाद प्लेसेंटा भी गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूट्रस। यूट्रस से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये लिख लिया, क्या होगा, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एंड एक मिनट, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर वर्ड, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन occurs in myometrium of layer of uterus wall, resulted in pull out of baby through
बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल किससे बनती है बेटा? सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलकर क्या बनाती है बेटा? बर्थ कैनाल बनाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पार्चुरेशन कहते हैं। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट देखना बेटा, फिर क्या होता है? लैक्टेशन। फिर बात करते हैं स्तनपान। लास्ट टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा कर ले इसी क्लास के अंदर, इसी चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेटा क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो मादा की स्तन ग्रंथियां होती है उसके अंदर विभेदन होता है, जिसकी वजह से उसमें दूध का निर्माण शुरू हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एंड उसके बाद गर्भावस्था के अंत में उसमें से दूध का स्त्रवण भी शुरू हो जाता है। इस दूध स्त्रवण की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशन या मिल्क सिक्रेशन या स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्रवण कहते हैं। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। मादा की स्तन ग्रंथियां गर्भावस्था के दौरान विभेदन से गुजरती है और गर्भावस्था के अंत की ओर दूध का उत्पादन शुरू कर देती है, जिसे स्तनपान कहते हैं। स्तनपान में क्या होता है बेटा कि मां के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। स्तनपान के ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करो, कई बार हम लोगों ने पढ़ाई है कि स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों के अंदर मां का जो दूध होता है, पहली बार जो दूध आता है या कुछ दिनों के दौरान जो दूध निकलता है वह थोड़ा गाढ़ा पीले कलर का होता है, जिसे हम लोग कोलोस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोस्टम। खीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोस्टम। बेटा इस कोलोस्टम के अंदर बहुत ही काम की सब्सटेंस होते हैं। इनके अंदर कई सारी एंटीबॉडीज वगैरह होती है जो एक नवजात बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होती है। द मिल्क produced during the initial few days of lactation is called as colostrum, which contains many antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उत्पादित दूध को कोलोस्टम कहते हैं, जिसमें कुछ एंटीबॉडी होती है जो नवजात शिशुओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक होती है। सो दैट द ब्रेस्ट फीडिंग during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. इसलिए शिशु की विकास की प्रारंभिक अवधि के दौरान स्तनपान कराने की डॉक्टरों द्वारा एक स्वस्थ बच्चे की परवरिश के लिए सिफारिश की जाती है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज गिवन टू इंड्यूस डिलीवरी बाय डॉक्टर। डॉक्टर द्वारा डिलीवरी को प्रेरित करने के लिए सब जानते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वह दिया जाता है। तो बेटा ये थी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पूरी हम लोगों ने लगभग 8 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली है। अब कल मतलब नेक्स्ट सेशन से जब भी मैं पहले तो एक छोटा सा सेशन लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर जो पीछे की तरफ जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं इसी चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वह आपको कराऊंगा। हालांकि कई सारे एमसीक्यूज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन ऐप वाले विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही बेहतर जो क्वेश्चन है वो सीधी सी बात है कुछ ऐप पर ही डाले जाएंगे। तो पहले मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो सिर्फ और सिर्फ ऐप पर होंगे, और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है सिर्फ ऐप पर ही डाले जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वह यूट्यूब पर भी आपको चलेंगे। एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ आप लोग ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन और मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपका एक चैप्टर जो है अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल से हम लोग इसके एमसीक्यूज जो है वह करेंगे। सेव कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग कई बार क्या होता है भूल जाते हैं। आज के क्लास के अंदर कुछ लिखा हुआ मटेरियल सेव नहीं होगा, उसे आप लोग बेटा थोड़ा कोशिश करिएगा वीडियो से लिखने की। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आई थिंक बहुत आपको अच्छा लगा होगा।
ये चैप्टर आपका अच्छे तरीके से कवर अप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पहले तो एमसीक्यू करेंगे इसी चैप्टर के, उसके बाद जो है कुछ नया चैप्टर जो है आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको कवर अप करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।